अगर स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो यस बोलो बेटा। यस सर। यस। तो तुम लोगों को आज एक डीबीपी मिला होगा, आई थिंक डीबीपी तुम लोगों को लेट मिला तो कर नहीं पाए होगे। तुम यस लोगों सर। ने डीबीपी को देखा आज? नहीं देखा है, ठीक है। तो डीबीपी तुम सॉल्व करोगे आज, ठीक है। तो और भी मैं डीबीपी दूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बता जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें ढेर सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और अगर तुम उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो लगातार तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। मैं इसमें दो डीबीपी और दूंगा, एक तो तुम्हारा कंडक्टेंस का होगा और एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिर से मैं दूंगा, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहेगा। जो भी डाउट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तुम कभी भी पूछ सकते हो, क्लास से पूछ सकते हो, है ना, क्लास से पहले क्लास के बाद भी पूछ सकते हो अगर डाउट है तो। थ्योरी पार्ट में अगर डाउट है तो उसको भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था? लास्ट क्लास में किसी का डाउट है? लास्ट क्लास में मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट नो के सर। बारे में बताया था, ठीक है। सर हाँ बोलो। वो जो आईयूपीएसी नेमिंग होती है ना, हाँ, वो जैसे एक आईयूपीएसी वो, रिप्रेजेंटेशन। हाँ सर, वो सब पिछली क्लास में क्रोमेट का क्वेश्चन हुआ था ना हाँ सर, वो एक बार बता दीजिए। ओके, देख लेते हैं बेटा। आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करोगे किसी सेल को? देखो बेटा, जब भी किसी सेल को लिखते हैं, ठीक है, अगर मैं कंप्लीट सेल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हाफ सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट सेल। तो सेल में दो पार्ट होता है, एक होता है बेटा एनोड, दूसरा होता है कैथोड। तो हमेशा याद रखो आईयूपीएसी फॉर्मेट में, आईयूपीएसी फॉर्मेट में एनोड जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तुम पहले लिखोगे, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो सॉल्ट ब्रिज, ये तुम्हारा जो डबल लाइन होता है वो सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज के बाद में लिखोगे, ठीक है। और अगर कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड है, सबसे पहले या सबसे बाद में अगर एनोड है तो एनोड से पहले तुम इनर्ट इलेक्ट्रोड लिखोगे, और अगर कैथोड है तो कैथोड के बाद में सबसे लास्ट में इनर्ट इलेक्ट्रोड को लिखा जाता है। अगर कोई स्पेसीज गैसियस स्टेट में है तो ब्रैकेट में जी लिखोगे, साथ में उसका पार्शियल प्रेशर लिखोगे। अगर कोई स्पेसीज एक्वस स्टेट या सोल्यूशन स्टेट में है तो ब्रैकेट में एक्यू और उसका मोलरिटी कंसंट्रेशन लिखोगे, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है तो वहां पर केवल एस लिखोगे, ठीक है। गैस में तो कुछ लिखा जाएगा, गैस उसका फिजिकल स्टेट और पार्शियल प्रेशर। अगर सोल्यूशन बनाया है तो लिखोगे एक्वस स्टेट और उसका कंसंट्रेशन। सॉलिड में केवल एस लिखकर छोड़ दोगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो जैसे तुमने एक सेल बनाया सी यू, सी यू जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज होकर Cu2+ में चला गया, है ना। तो अगर इस तरह से लिखकर छोड़ दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉपर है कॉपर 2+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन मतलब एनोड हो गया, ठीक है। एनोड। तो ये एनोड हो गया, तो ये जो हाफ सेल लिखा गया है ये एनोड हाफ सेल है। और अगर हाफ सेल को आईयूपीएसी फॉर्मेट में लिखना है तो केवल दो चीज लिखा जाता है, कौन सब्सटेंस किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा आईयूपीएसी फॉर्मेट में हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई रिड्यूस हो रहा है कोई सब्सटेंस, जैसे Cu2+ कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, कॉपर में रिड्यूस हो गया, ठीक है, इस तरह लिखोगे कॉपर 2+ कॉपर रिड्यूस, इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, कैथोड, ठीक है। और तुम्हें जैसे मालूम है पहले मैंने बता दिया कि अगर सॉलिड है तो ब्रैकेट में लिखोगे, अगर एक्वस स्टेट है तो एक क्यू लिखोगे, साथ में उसका मोलरिटी लिखोगे। तो इसको मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ, तो मैंने ऊपर बता दिया है, इस तरह लिखा जाता है। तो ये तो तुम्हारा हो गया नॉर्मल सेल और नॉर्मल हाफ सेल। एक स्पेशल टाइप का सेल होता है, उसको बोलते हैं मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। उस हाफ इलेक्ट्रोड कैसे लिखोगे, तो याद रखो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड में भी दो टाइप का रिएक्शन होगा, एनोड और कैथोड। जो तुम्हारा सेल है हाफ सेल, वो या तो एनोड की तरह बिहेव करेगा या फिर कैथोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, मैं यहाँ पे इनसॉल्युबल कर लिख दे रहा हूँ, इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड एनोड की तरह वर्क कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा।
ऑक्सीडेशन हमेशा किसका होगा, मेटल का होता है। मेटल ऑक्सीडाइज होगा किसमें, M+ में, ठीक है। और जो M+ है वो M+ सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, तो M+ तुम यहाँ लिख कर इसका सॉल्ट लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो M+ है वो M+ का सॉल्ट बन जाएगा। देखो ये मेटल हो गया, मेटल M+ में ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है, मेटल मेटल ऑक्सीडाइज हुआ, Mx हो गया। और जो सॉल्ट बना किस चीज का बना सॉल्ट, यहाँ पर X- का सॉल्ट है, ठीक है। तो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड में तीन चीजें आता है, मेटल आएगा, सॉल्ट आएगा और अनायन आएगा। मेटल, सॉल्ट और अनायन, ठीक है। और जो सॉल्ट है वो हमेशा बीच में आता है, बीच में से है ना, बीच में सॉल्ट लिखोगे, ठीक है। मेटल और अनायन के बीच में हमेशा सॉल्ट रहेगा। तो अब ये क्या होगा तुम्हारा एनोड रिप्रेजेंटेशन, ये एनोड में तुमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। कैथोड होता है, कैथोड में क्या होगा, जो तुम्हारा सॉल्ट है, जो तुम्हारा मेटल आयन है, मान लो M+ है, M+ क्या होगा, रिड्यूस होगा कैथोड पर। अगर कैथोड रिएक्शन लिखेंगे तो कैथोड में M+ रिड्यूस होगा मेटल में, ठीक है। तो M+ रिड्यूस M में हो रहा है, तो M+ तो है नहीं, M+ किस फॉर्म में है, Mx के फॉर्म में है ना, Mx मिला कैसे, X- से, तो ये तुम्हारा कैथोड हो गया। इस तरह से हम कैथोड पे लिखेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, जो सॉल्ट है, सॉल्ट हमेशा बीच में आएगा। तो M+ M में रिड्यूस हो गया है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन हुआ। और रिडक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, कैथोड, तो ये कैथोड रिएक्शन हो गया और ये एनोड रिएक्शन हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वर्किंग एग्जाम्पल मैंने कल बताया था। तुमने मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाया था Ag2CrO4, ठीक है। तो इसका तुमने एनोड बना, मैं इसको एनोड की तरह लिख रहा हूँ, एनोड, ठीक है। ये सॉल्ट हो गया, एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका होगा, यहाँ पर जो मेटेलिक पार्ट उसका ऑक्सीडेशन होगा, है ना। तो मतलब जो सिल्वर रहा होगा, सिल्वर Ag+ में ऑक्सीडाइज हुआ। जो Ag+ है वो तो Ag2CrO4 की फॉर्म में, यहाँ लिख दोगे Ag2CrO4, ठीक है। Ag2CrO4 यहाँ पर अनायनिक पार्ट बाद में लिख दोगे CrO4 2-, तो ये हो गया तुम्हारा एनोड। और कैथोड लिखना है जिसका रिवर्स कर दो, कैथोड अगर लिखना है तो कैथोड रिवर्स हो जाएगा, मतलब CrO4 2-, बीच में ऐसा सॉल्ट ही आएगा, Ag2CrO4, और लास्ट में तुम यहाँ लिख दोगे मेटल। तो ये तुम्हारा हो गया रिप्रेजेंटेशन, IUPAC रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया बेटा? यस सर। और किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और किसी कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ना है कंडक्टेंस। तो जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस क्या होता है और इसको पढ़ना जरूरी क्यों है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पहले उसको देख लेते हैं, है ना। तो जैसे हम लोगों ने जब सेल बनाया था तो सेल में अनायन और कटायन था, ठीक है। जैसे तुमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने बताया था कि जो अनायन है वो एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा और जो कटायन है वो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, है ना। तो मतलब जो आयन है वो एक दूसरी तरफ माइग्रेट कर रहा है ना। तो अगर मान लेते हैं ये आयन बहुत बड़ा या छोटा है तो इसका जो माइग्रेशन है उसका रेट अलग अलग होगा, है ना। तो जो आयन माइग्रेट होगा तो इलेक्ट्रोड पर ये डिफ्यूज होगा। जो कटायन यहाँ पर है, कटायन क्या करेगा, कटायन कैथोड पर जाकर डिस्चार्ज होगा, ठीक है। जितना तेजी से इसका माइग्रेशन होगा उतना तेजी से डिस्चार्ज होगा, उतना तेजी से करंट फ्लो होगा। तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे अलग अलग मेटल का कंडक्टेंस अलग अलग होता है ना, उसी तरह जो सोल्यूशन होता है सोल्यूशन का भी जो माइग्रेशन, जो आयन बेटा आयन का माइग्रेशन रेट अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसी माइग्रेशन रेट को हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। उसी कंडक्टेंस को हम लोग देखना है। तो पहले हम देख लेते हैं फिजिक्स में कंडक्टेंस क्या होता है, फिर बाद में आएंगे अपने लिक्विड सोल्यूशन पर, इसमें कंडक्टेंस क्या होगा। तो पहला यहाँ पर जो कंडक्टेंस फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर which facilitate the flow of electricity through it, it is equal to the reciprocal of resistance, ठीक है। तो तुमने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है ना, रेजिस्टेंस का यूनिट भी तुमने पढ़ा होगा, यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, ओम होता है, ठीक है। तो इसका जो रेसिप्रोकल है उसी को कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है।
तो कंडक्टेंस क्या होगा, 1 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते रहे हो तुम पहले से, तो याद रखो केमिस्ट्री में कंडक्टेंस को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करोगे। और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा बेटा, कंडक्टेंस का यूनिट, तो 1 बाई, तुम्हें आर मालूम है, आर का यूनिट क्या होता है, आर का यूनिट होता है ओम, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, ठीक है। इसी ओम इनवर्स को यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, मोहो, ठीक है, इसी को मोह बोलते हैं और इसी को सेमंस भी बोलते हैं, ठीक है, सेमंस भी बोलते हैं। तो जो सेमंस है ये एसआई यूनिट है, सॉरी सीजीएस यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं है, ओम यहाँ पर एसआई यूनिट है, ठीक है। और हम लोग केमिस्ट्री में इसी सेमंस का ही यूज करेंगे, तो ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है, याद रखो। तो जो कंडक्टेंस है उसका यूनिट क्या होता है, और इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया, जो साइमन है इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो ये कंडक्टेंस हो गया फिजिक्स वाला, ठीक है। तो इसमें इस तरह से कंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं। आगे बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में हम लोगों को क्या पढ़ना है। यहाँ पर अगर तुम्हारा सोल्यूशन है तो सोल्यूशन तुम कैसे डिफाइन करो, कंडक्टेंस क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर 3 चीजों को पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 चीजें पढ़ना है। पहला है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और लास्ट है मोलर कंडक्टेंस। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसको कप्पा से रिप्रेजेंट किया जाता है, कप्पा को तरह लिखोगे स्मॉल की टाइप का ही होता है ये कप्पा, ठीक है, ये लैटिन लेटर है, तो कप्पा। सर एक बार ऊपर का दिखाना। डन सर। इलेक्ट्रोलिसिस कंडक्टेंस में 3 चीजें को पढ़ना बेटा, यहाँ पर 3 को मैंने स्टार बनाया है, इन तीनों को ही पढ़ना है, इसी पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा बोलोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लेमडा इक्यू बोला जाता है, ठीक है, लेमडा इक्यू, ये लेमडा हो गया, कई लोग इसको कैप बोलते हैं, कैप इक्यू, ठीक है, चाहे कैप बोलो चाहे लेमडा बोलो, तो मैं इसको लेमडा बोल रहा हूँ, लेमडा इक्यू। और थर्ड है मोलर कंडक्टेंस को लेमडा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये 3 चीजें पढ़ना जरूरी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, कैसे यूज करोगे, क्वेश्चन कैसे यूटिलाइज होगा, हम लोग आगे देखेंगे। तो ये 3 चीजें पढ़ने वाले, तीनों को नोट कर लो, आगे चलते हैं यहाँ पर। तो नंबर 1 आ गया यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसको कंडक्टिविटी भी बोला जाता है। तो कंडक्टिविटी के बारे में तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में थोड़ा बहुत, है ना। तो जैसे जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वो क्या होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रेजिस्टेंस आर, है ना, आर क्या था, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होता है, तुम्हें मालूम पहले से एल बाई ए, ये किया होगा तुमने क्लास 10th में, रेजिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी को तो कांस्टेंट आएगा यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये होता था क्लास 10th में पढ़ा था यहाँ पर रो। तो रो क्या था बेटा, यहाँ पर रो तुमने पढ़ा होगा यहाँ पर, है ना, रो क्या बोला था तुमने, रजिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। है ना। रो यहाँ पर, यहाँ लिखा है, ये नहीं लिखा है यहाँ पर, रजिस्टिविटी होता है यार, रजिस्टिविटी, ठीक है। और जो रजिस्टिविटी है ये केवल मेटल पर डिपेंड करेगा, कौन सा मेटल तुमने लिया है, ये और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। तो मेटल का एक कांस्टेंट है, अलग अलग मेटल के लिए रजिस्टिविटी अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये तुमने क्लास 10th में पढ़ा था। जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन रजिस्टिविटी वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस देखो सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो रजिस्टिविटी है वो केवल मेटल पर डिपेंड, जो प्रॉपर्टी है मेटल का उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो रजिस्टिविटी एक कांस्टेंट हो गया, जो आर है, आर कांस्टेंट नहीं है, वो लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। तो रजिस्टिविटी क्या हो गया बेटा, एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और इसी रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, इस रजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी, इसी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आजकल स्पेसिफिक कंडक्टेंस ना बोलकर कंडक्टिविटी बोला जाता है, तो कंडक्टिविटी हो गया। तो यहाँ देखो, तो रेसिप्रोकल ऑफ
रजिस्टिविटी, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी मैं यहाँ बोल रहा हूँ 1/ρ इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। और इसी 1/ρ को क्या लिखा जाता है, कप्पा, ठीक है, ये तुम्हारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कप्पा हो गया 1/ρ इज इक्वल टू कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू कर सकते हो, सो कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ, तो रो का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे, है ना, तो रो का वैल्यू यहाँ रखोगे, तो तुम्हें मालूम है रो का वैल्यू, तो यहाँ मैं रख दे रहा हूँ 1/ρ, तो रो हो जाएगा, यहाँ से मैं निकाल दे रहा हूँ रो का वैल्यू, तो r इज इक्वल टू ρ L/A, बाकी सबको यहाँ पर ट्रांसफर कर दो उस साइड, या फिर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 1/ρ इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A, ठीक है, इस तरह से आ गया। देखो मैंने इसको इस साइड लिया, इसको इस साइड लिया, तो 1/ρ इज इक्वल टू 1/r L/A, तो 1/ρ जो तुम क्या रखोगे, 1 इन प्लेस ऑफ 1/ρ इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A, ठीक है। और के पापा क्या होता है, पापा इज इक्वल टू 1/r, 1/r को तुमने क्या ऊपर लिखा है बेटा, यहाँ पर 1/r को तुमने लिख दिया कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कंडक्टेंस G। और यहाँ पर जो सेकंड टर्म आया है L/A, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट, ये होता है सेल कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है यहाँ पर, और मैं सेल कांस्टेंट क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखो जो सेल हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसमें तुमने एक बार इलेक्ट्रोड डाल दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोड डालने के बाद सब कुछ यहाँ पर क्या होगा, फिक्स होगा, तुमने इसको सील कर दिया। अब यहाँ तुम इलेक्ट्रिसिटी विड्रॉ करोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करोगे यहाँ पर, तो सब चीज यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब कि जो लेंथ है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में L, वो कांस्टेंट है, ठीक है। जो इस इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया होगा, एरिया है ना, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो लेंथ कांस्टेंट है, सरफेस एरिया दोनों कांस्टेंट है। जो एरिया होता है उसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल a, ठीक है। तो यहाँ पर जो L/A है वो क्या है, उसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब यही तुम्हारा सेल कांस्टेंट हो गया। तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो लेंथ होगा, डिस्टेंस होगा, उसी को बोलते हैं लेंथ, और जो सरफेस एरिया है वो होगा तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ठीक है। और ये हर एक सेल के लिए कांस्टेंट होता है, इसलिए उसको लिखते हैं सेल कांस्टेंट। सो कंडक्टिविटी और कप्पा इज इक्वल टू G मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेल कांस्टेंट कैसे हो गया, हमने जब पढ़ा था फिजिक्स में, तो क्या होता है, एक वायर तुमने लिया, ठीक है, इस तरह से ये वायर हो गया, वायर का ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये तुम्हारा क्या होता है, लेंथ L। अब यहाँ पर सेल में ये कैसे तुम्हारा हो गया सेल कांस्टेंट L/A, देखो यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर जो तुमने सेल बनाया, तो सेल के बीच में कंडक्टेंस क्या करेगा, जो कंडक्टेंस है ना, कंडक्टेंस किसके थ्रू होता है बेटा, आयंस के थ्रू होता है। जो आयंस है, आयंस यहाँ से एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड तरफ माइग्रेट करेगा। मतलब ये तुम्हारा फर्स्ट इलेक्ट्रोड हो गया, ये सेकंड इलेक्ट्रोड हो गया। इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहाँ पे इस तरह से तुमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दिया, तो मैंने यहाँ पे इस तरह बना दिया कि बीच में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोड है ना, ये भी क्या तुम्हारा इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो गया, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो लेंथ है वो L हो गया। तो अब देखो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर तुमको दिख रहा है कि ये एक टाइप का कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर टाइप का दिख रहा है तुम्हें, जबकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड से जो आयंस है, आयंस दूसरे इलेक्ट्रोड तरफ माइग्रेट कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, जो मेटालिक कंडक्टर है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक छोर से बेटा यहाँ से, है ना, साइड A से साइड B की तरफ माइग्रेट करता है, ठीक है। तो आयंस यहाँ पर माइग्रेट कर रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट माइग्रेट कर रहा है। तो बेसिक डिफरेंस सर यहाँ पे तो मीडियम से माइग्रेट कर रहा है ना, तो कुछ मीडियम की भी तो आनी चाहिए, परमिटिविटी वगैरह। बिल्कुल, यहाँ पर जो आगे हम पढ़ेंगे मीडियम के बारे में भी आएगा। तो पहले ये देख लो कि लेंथ, हाँ, तो लेंथ यहाँ पर L हो गया,
और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है ये भी आएगा तुम्हें, ठीक है। तो ये मालूम चलेगा तुम्हें, तो इसलिए इसको सेल कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है बेटा? तो इसको तुम एक तरह से मेटेलिक कंडक्टर अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टर विद क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है? वो है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो तुम्हें इस फॉर्मूले को याद रखना है। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G मल्टीप्लाइड बाई सेल कांस्टेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसका मतलब क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, देखो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो तुमने फॉर्मूला निकाला था यहाँ पर, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस पापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई L बाई A, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर जो तुमने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हो गया, है ना। यहाँ पर तुमने L को 1 ले लिया, जो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड हो गया, ये सेकंड इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड ले लिया, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो तुमने 1 ले लिया। सो L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर चलेगा क्योंकि सीजीएस यूनिट है तो सेंटीमीटर। और जो एरिया है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ये जो तुमने 2 इलेक्ट्रोड लिया है, इसका जो एरिया है वो तुमने ए अज्यूम किया, ठीक है, स्मॉल ए। तो यहाँ पर एरिया ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ क्या, अगर एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा तुम्हें? वॉल्यूम मिलेगा, है ना। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ये तो होता है सर एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। हाँ बोलो। सर, ये एरिया इलेक्ट्रोड का लेना है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का? नहीं, इलेक्ट्रोड का। ये तो जो तुमने लगाया यहाँ पर बेटा, ये इलेक्ट्रोड है। यहाँ मैं देखो यहाँ पर वायर लगा दिया, तो जो एरिया है वो इलेक्ट्रोड का लेना है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है यहाँ पर। यस सर। ठीक है, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ अगर कर देते हैं, ठीक है, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ अगर हम लोग बता देते हैं क्या है, तो L मल्टीप्लाइड बाई A, तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, है ना। तो ये जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1 ml, ठीक है, याद रखो 1 ml। तो जो L बाई A है उसका तुमने वैल्यू रख दिया 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही 1 ml बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या जाएगा, कॉपा इज इक्वल टू G। अगर ये सब वैल्यू यहाँ पर रखोगे, ठीक है, ये सब वैल्यू तुम यहाँ पर रखोगे तो कॉपा क्या आ जाएगा? कंडक्टेंस के इक्विवेलेंट आ जाएगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस? इसका जो डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंडक्टेंस को तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो तुम्हें फिजिक्स तो मालूम है, फिजिक्स तुमने क्या बोल दिया? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तुमने बोल दिया, फिजिक्स में काम खत्म। लेकिन केमिस्ट्री में तुम कैसे इसको डिफाइन करोगे? सो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू द टोटल कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो ये 1 ml हो गया ना, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तुमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 ml ले लिया, इसका जो कंडक्टेंस होगा, कंडक्टेंस दैट इज इक्वल टू द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो टोटल कंडक्टेंस ऑफ 1 ml electrolytic solution is known as specific conductance। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा है इसको तुम्हें लिखना पड़ेगा। इसके बाद इसका यूनिट लिखना है, तो यूनिट यहाँ आसान है, यूनिट तो कप्पा इज इक्वल टू जी एल बाई ए। कप्पा इज इक्वल टू जी का यूनिट क्या होता है? सीमेन, है ना। एल का क्या होता है? सेंटीमीटर, ए का क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा? सीमेन पर सेंटीमीटर, या फिर ओम इनवर्स
सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मोह सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये 3 यूनिट यहाँ पर देखो, मोह सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इन सीजीएस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किस यूनिट, तो ये सीजीएस यूनिट है। सर हाँ बोलो। सर जी कंडक्टिविटी है ना यहाँ पे? जी यहाँ पर है कंडक्टेंस। देखो कंडक्टिविटी तुम्हारा कपा हो गया, जी तुमने क्या लिखा यहाँ पर, कंडक्टेंस। देखो यहाँ तुमने पहले डिफाइन कर दिया कंडक्टेंस इक्वल टू जी, और जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है उसको कपा से रिप्रेजेंट करता होता है। जो 1/ρ होता है, 1/ρ, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, ओके सर। तो अभी 2 ही फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, इतना कंफ्यूज मत हो। यस सर। तो इसको नोट कर लो। तो मालूम हो गया बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हुआ, टोटल कंडक्टेंस ऑफ 1 ml solution is known as specific conductance or conductivity। ठीक है, 1 ml solution का जो कंडक्टेंस होगा उसी को कंडक्टिविटी बोलोगे। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, देखो बेटा इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मोलर कंडक्टेंस का। तो यहाँ लिखा गया है मोलर कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, तुमने क्या किया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल, इसको तुमने डिजॉल्व कर दिया। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो कंडक्टेंस आएगा उसी को तुम मोलर कंडक्टेंस बोलोगे। ठीक है, सो कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ 1 mole of an electrolyte in given solution are known as molar conductance। और जो मोलर कंडक्टेंस उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेमडा एम। लेमडा एम इज इक्वल टू द कपा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है। अब बेसिकली ये होता है क्या, देखो यहाँ पर तुमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को तुमने डिजॉल्व कर दिया है, यहाँ पे जो गिवन वॉल्यूम मान लेते हैं वो VmL है। ठीक है, तो टोटल कंडक्टेंस क्या होगा, जो टोटल कंडक्टेंस होता है वो होता है कप्पा। तो कप्पा इज इक्वल टू द G मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी जो कंडक्टेंस होगा, कंडक्टेंस इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर कंडक्टेंस यहाँ पर लेमडा एम है। ठीक है, सो लेमडा एम इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ 1 ml, सो कप्पा बोलोगे कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम। देखो यहाँ पर क्या है, जो K है, K इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने ऊपर डिफाइन किया व्हाट इज K, टोटल कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो अगर 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसका कंडक्टेंस कप्पा होगा। यहाँ पर टोटल वॉल्यूम तुमने क्या लिया, VmL, तो 1 ml का कप्पा होगा, तो VmL क्या होगा, कप्पा मल्टीप्लाइड बाई V। ठीक है, सो लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाइड बाई V होगा। ठीक है, तो अब जो V है, V को तुमने यहाँ पर रख दिया, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम तुमने निकाल, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1 दिया गया है। ठीक है, मोलरिटी निकालो, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स तुमने 1 रख दिया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तुमने यहाँ रख दिया 1, तो मोलरिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम रखोगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय मोलरिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, ml में, सॉरी लीटर में है, लीटर तुम ml में कन्वर्ट करोगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/m मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, यहाँ देखो मैं इसको दोबारा यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ। ये फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ है एक बार देख लो। पहले तो इस पर आते हैं, फिर से इसका जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन पर चले जाते हैं बेटा। डेफिनेशन दिया गया, कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर पिक्टोरियल फॉर्म में। तो यहाँ पर तुमने सोल्यूशन लिया, इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व कर दिया। ठीक है, इसका टोटल वॉल्यूम तुमने V ले लिया, V लीटर हो गया। ठीक है, टोटल वॉल्यूम यहाँ पर V लीटर हो गया। ठीक है,
तो तुम मोलरिटी निकाल सकते हो। मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, सो मोलरिटी m इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय v। ठीक है, तो यहाँ से तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम। ठीक बेटा, वॉल्यूम तुमने निकाल लिया। अब आते हैं यहाँ पर लेमडा m, तो लेमडा m इज इक्वल टू टोटल कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस क्या होता है, कप्पा। अगर 1 ml तुमने सोल्यूशन लिया, उसका कंडक्टेंस कप्पा होगा। यहाँ पर टोटल वॉल्यूम क्या है, v, तो v ml सोल्यूशन का टोटल कंडक्टेंस कप्पा मल्टीप्लाइड बाय v होगा। अब v का वैल्यू तुम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे। याद रखो यहाँ पर v यहाँ पर ml में है, सो लेमडा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1/m। ठीक है, v को ml में रखना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लीटर में है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो लेमडा m इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई m। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा लेमडा m का है। ठीक है, और यही फॉर्मूला ऊपर दिया गया है यहाँ पर, लेमडा m इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई m। इसका इंपॉर्टेंट बेटा यूनिट याद रखो, यूनिट यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो कप्पा की यूनिट तुम्हें मालूम है, पहले से निकाल लिया है, तो यूनिट यहाँ पर लिख लो, यूनिट। ठीक है, तो यूनिट यहाँ पर क्या होगा बेटा, तो यूनिट यहाँ पर तुम निकाल सकते हो, वैसे भी मैं यहाँ बैठ ले रहा हूँ, ओम पर ओम पर सेंटीमीटर। हाँ, ओम। ठीक है, ओम सर पर ओम पर सेंटीमीटर। नहीं, पर सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर सर नहीं, कप्पा की यूनिट, कप्पा की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये तुम निकाल सकते हो आराम से, इसको नोट कर लो। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जो दूसरा यूनिट है बेटा सीमन वाला, उसको भी याद रखना होगा तुम्हें। ठीक है, तो जहां पर ओम इनवर्स है वहां के लिए तो सीमन लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो कितना समझ में आ रहा सबको। यस सर। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ जाओगे। मैं रुक जाऊंगा थोड़ा देर के लिए, नॉइज आएगा तो। आ जाते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जिस तरह से मोलर कंडक्टेंस होता है, सेम उसी तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन दिया गया है, 1 मोल के तुमने क्या लिया, 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तुमने पहले क्या डिजोल्व किया था बेटा, 1 मोल। अब 1 मोल डिजोल्व ना कर क्या डिजोल्व करो बेटा, 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अगर तुमने 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व किया है, तो जो टोटल कंडक्टेंस होगा उसी को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलोगे। सो कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, तो बस जहां पर मोलरिटी था वहां पर नॉर्मलिटी है, क्योंकि तुम्हें मालूम है अगर मोल चलता है तो वहां पर मोलरिटी आता है, अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चलेगा तो नॉर्मलिटी आएगा। तो बस इसका यूनिट याद रखो, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला बस नॉर्मलिटी जहाँ पर मोलरिटी, जहाँ पर नॉर्मलिटी आ गया है। ठीक है, तो डेफिनेशन वही है, मोल्स यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट तुमने डिसॉल्व कर दिया, 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। सो टोटल कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सर प्लीज वेट। हो गया बेटा? सर एक सेकेंड। हो गया तो कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन इसमें पूछा है, फॉर्मूला तुम्हें मालूम हो गया, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेगा यहाँ पर। बस फॉर्मूला में रखोगे वैल्यू को, आंसर आ जाएगा। तो सब फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए।
ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस करता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, है ना, ये मालूम रो होना एल चाहिए बाई। बेटा। हाँ, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। और तुम्हें मालूम है, तो अगर तुम्हें वी लिखना हो तो वी इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। और तुम्हें और मालूम होना चाहिए बेटा, जी इज इक्वल टू, सॉरी, कप्पा इज इक्वल टू, ठीक है, कप्पा इज इक्वल टू जी एल बाई ए एंड 1 रो इज इक्वल टू कप्पा, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, थर्ड फॉर्मूला ये होगा तुम्हारा फोर्थ फार्मूला, ठीक है। फिर इसके बाद तुमने लिख लिया कप्पा इज इक्वल टू, कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी आपस में लिख दिया यहाँ पर, लेमडा एम क्या होता है, लेमडा एम लेमडा ई क्यू, तो लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम, लेमडा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई नॉर्मल टी, ठीक है। तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो सर ये जो क्वेश्चन कर लेते हैं। टेस्ट होने वाला है जे मेंस का, इसका सिलेबस क्या है? जे मीन्स अपडेट कब आया है तुम लोगों का? सर टाइम टेबल आया, उसमें 27 को दे रखा है। 27 मतलब नेक्स्ट वीक है ना? यस सर। तो नेक्स्ट वीक पूरा आएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा तो अच्छा, तो तुम्हारा जो पूरा। सिलेबस का टॉपिक होगा, टॉपिक बता दे रहा हूँ यहाँ पर। पहले तुमने क्या पढ़ा था, लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा टॉपिक में पढ़ा था सरफेस केमिस्ट्री। थर्ड हो गया तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। फोर्थ हो गया केमिकल एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी आएगा, ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब फोर्थ तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। तो ये 4 टॉपिक यहाँ पर आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया है, तो पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रो केमिस्ट्री आएगा। सर यानी फेस टेस्ट है इस वीक? तो टेस्ट ही बोला गया है ना तुम लोगों को? नहीं सर, जे मेंस लिखा हुआ है वहाँ पे, फेस करके तो कुछ नहीं लिखा हुआ। अच्छा ठीक है, अगर फेस टेस्ट नहीं है तो तब इसमें इलेक्ट्रो केमिस्ट्री आएगा। ओके इलेक्ट्रो सर। केमिस्ट्री तुम्हारा आएगा मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रो, और उसके बाद का आज तक का पूरा आएगा। मतलब मेटल मेटल इंसॉल्युबल से लेके आएगा? हाँ, वहां से आएगा। उससे लास्ट पिछला? क्लास मतलब कि जो पिछला तुम्हारा टेस्ट हुआ था, जहां तक पिछला टेस्ट में क्या आया था बेटा, टॉपिक क्या था? केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स बात नहीं आता, तो पूरा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री आएगा बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री नहीं पूछा गया अभी तक, ओके सर, ओके। ओके। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री आएगा स्टार्टिंग से, ओके सर। जो पिछले पूछा गया वो नहीं आएगा, उसके बाद का आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखो बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ 0.1 नॉर्मल कंसंट्रेशन इज रिलेटेड टू द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा बाय द फॉलोइंग फार्मूला। इसको देखो, करो बेटा तुम लोग। और यहाँ पूछ रहा है लेमडा क्या होगा, ठीक है। कप्पा दिया गया, कप्पा होगा। नॉर्मलिटी दिया गया 0.1 नॉर्मल। तो लेमडा एम तुम्हें मालूम है, सही, लेमडा ई क्यू तुम्हें मालूम है, लेमडा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी वैल्यू क्या दिया गया, 0.1 नॉर्मल, है ना, यहाँ रख दोगे। तो लेमडा ई क्यू इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 0.1, तो क्या आ जाएगा बेटा, कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 10,000, ठीक है। ये तुम्हारा लेमडा ई क्यू हो जाएगा। फोर्थ पार्ट तुम्हारा आंसर होना चाहिए। इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं होगा, ये तो जस्ट फॉर्मूला में रखना है, वैल्यू आ जाएगा तुरंत। यस सर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर इसका आंसर क्या क्या? इसका आंसर दिया गया है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट यहाँ क्या है बेटा, के मल्टीप्लाइड बाई 10,000। ओके सर। इस क्वेश्चन को करो, ये पूछा भी गया है।
तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन is 0.012 ohm inverse centimeter inverse. Resistance of cell containing the solution at same temperature was found 55 ohm. Calculate the cell constant. तो सेल कांस्टेंट निकालना है तुम्हें, तो फॉर्मूला को सर रखोगे, एक सेकंड करने दो सर। बिल्कुल करो। विवेक क्या है तुम्हारा आंसर? भाई आंसर आया तुम्हारा? सर 0.66 ही आ रहा है। ठीक है, बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं बेटा कि नहीं? बेटा आसान सर क्वेश्चन कर रहे है। हैं ट्राई। हाँ कर रहे हैं सर। बिल्कुल करो, थोड़ा सा मैं टाइम दे दे रहा हूँ और करो। सर 0.66 आ गया। इससे कोई प्रॉब्लम बेटा इसको सॉल्व करने में? बता दो इसको। सर प्लीज सर वेट। सर नहीं आया। नहीं आ रहा है, ठीक है मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर, तुम लोग देखोगे ठीक है कैसे मैं कर रहा हूँ। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल KCl, मतलब नॉर्मलिटी यहाँ पर दिया गया है, जो KCl है KCl का नॉर्मलिटी दिया गया है 0.1 नॉर्मल, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा, देखो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मतलब कापा हो गया, तो कापा इज इक्वल टू 0.012 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दिया गया है। रेजिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 55 ओम। पूछ रहा है सेल कांस्टेंट, ठीक है। सेल कांस्टेंट तुम्हें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो जो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला उसको यूज कर लेंगे हम लोग। तो कप्पा इज इक्वल टू GL/A। तो यहाँ पर L/A निकालना है, कप्पा दिया गया, जो कप्पा है कप्पा दिया गया 0.012, इसको यहाँ पर रख लेंगे डायरेक्टली। और जो कंडक्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू 1/R। तो कप्पा इज इक्वल टू जी का वैल्यू क्या होगा, जी कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R होता है ना, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जी इज इक्वल टू 1/R। हाँ सर यही है। L/A, ठीक है। तो कप्पा आ याद गया रखोगे, सर। मैं कर दे रहा हूँ, मतलब हो ही गया है 0.012
इज इक्वल टू 1/55 मल्टीप्लाइड बाई एल बाई ए। तो ये एल बाई ए का वैल्यू निकालना तो आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो एल बाई ए इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लाइड बाई 0.012, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे 55 मल्टीप्लाइड बाई 0.012 दैट इज इक्वल टू 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। यहाँ यूनिट रखना जरूरी है बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर सेकंड। तो हो गया होगा सबका, आसान क्वेश्चन था, ये पूछा भी गया है, देखो। यस सर, हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये नीट में पूछा गया है, ठीक है। तो कर लेते हैं, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, चाहे नीट में चाहे जेई में आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको करो बेटा, इस क्वेश्चन को। कर रहे हैं सर। सर डायरेक्ट हो गया है तो। डायरेक्ट हो गया। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर डेंसीमीटर क्यूब। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, ये दिया क्या है, ठीक है। ml 0.4 ओ लीटर लीटर। मोल पर डेसीमीटर क्यूब। बेटा जो डेसीमीटर क्यूब होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, ठीक है। बस यही यस सर। कंफ्यूजन था तुम लोगों को, बस यही हो गया तो क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब ये दिया क्या है, मोलरिटी दिया गया है, मोलरिटी इज इक्वल टू 0.5 मोल पर लीटर, ठीक है। तो तुम्हारा मोलरिटी दिया गया 0.5 मोलर, तुम्हें मोलरिटी निकाल लिया, और यहाँ पर दिया गया है कप्पा दिया गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया था। नीट बेटा इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला यूज करो, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो लेमडा एम, तो लेमडा एम इज इक्वल टू मोलरिटी, सॉरी कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी, इसको यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। So lambda m is equal to यस सर आ गया। 5.76 into 10 power minus 3 into 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी दैट इज 0.5। इसको सॉल्व करोगे तो इसका डबल करो तो ऑलमोस्ट इतना ही आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो गया यहाँ पर। हो जाएगा 11.52 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर मोल, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट। तो सबका हो गया होगा ये। यस सर। इसका नहीं हुआ तो यहाँ से देख लेना किस तरह मैंने किया है, और खुद से ट्राई करना घर पर। इस क्वेश्चन को देखो, सर ये n/10 ट्राई होगा ना। करो। कहाँ पे बेटा, ये गलत लिखा है क्या, 1/10 ही होना चाहिए। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ n/10 होना चाहिए, ठीक है। यस सर। n/10 होगा, गड़बड़ दिया है इसमें।
ठीक है, करो उसको। सर टेम्परेचर बार बार दे रहा है, रीजन क्या है? क्योंकि बेटा आगे मैं बताऊंगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टिविटी। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे सेम टेम्परेचर पे करना जरूरी है। अगर तुम टेम्परेचर को चेंज करोगे तो जो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस वो चेंज हो जाएगा। ओके सर। सर ये तो सेम है पहले वाले का। बिल्कुल उसी तरह से है यहाँ पर। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी n/10 केसर सोल्यूशन इज दिस द रेजिस्टेंस। अच्छा ये तो डायरेक्ट वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस दिया है इसमें, तो उसमें सर यहाँ 0.6 n/10 देने का तो कोई यूज नहीं है ना? हाँ। तो यहाँ पर आ गया आंसर बेटा, सबका आ गया होगा। बिल्कुल उसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन मैंने कराया था उसी तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ आ पर गया सर। kappa इज इक्वल टू 1/r सेल कांस्टेंट L/A। तो सेल कांस्टेंट तो मैं निकालना तो यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको मैं नहीं करूंगा तुम लोग खुद से कर लेना बाद में। अलग क्वेश्चन मिल जाए तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे आगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल केसीएल सॉल्यूशन। सर ये तो अभी किया है। अच्छा ये भी तो हो गया, ये रिपीट हो गया 2 बार क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हो गया है। देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन आए तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे इसको। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है, तो इसी तरह बेटा क्वेश्चन आएगा, बस फॉर्मूला पर रखोगे आंसर आ जाएगा, है ना। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछ रहा है और कंसंट्रेशन दिया गया है 0.1 मोलर, ठीक है, तो आ जाएगा। करो इसको, ट्राई यस करो। सर, कर रहे हैं। हो गया सर, आ गया। आ गया होगा सबका। एक क्वेश्चन सर एक होगा, सेकंड नोट कर रहा नोट कर लो। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ नोट करने के लिए, उसको भी नोट कर लोगे और ट्राई करोगे। नोट कर लिया इसको। हूँ। सर यस एक सर। सेकंड बस, एक सेकंड। डन सर, डन। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है, इससे तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेल कांस्टेंट डायरेक्ट नहीं दिया गया है, यहाँ पर लेंथ दिया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया है, सब दिया गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कर लोगे। यस सर, हो जाएगा। सर नोट कर रहे हैं। कर लो। नोट कर लिया, आगे बढ़ रहा हूँ, सर ठीक है। एक मिनट। हो गया सर। सर इसमें नॉर्मैलिटी की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ कहीं कहीं पे नहीं जरूरत पड़ेगा। मैंने 2 क्वेश्चन इस तरह पहले कराया था जहाँ पर कंसंट्रेशन कोई जरूरत नहीं था, तब भी दिया हुआ था,
ठीक है, तो कई बार Yes, ऐसा sir. दिया रहेगा, इसका यूज नहीं करना होगा तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हमें पढ़ना बेटा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। अगर तुम सोल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो जो कंडक्टेंस है उस पर क्या इफेक्ट होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर जो कंडक्टेंस है, इसका मतलब यहाँ पर 3 टाइप का, जो मैंने ऊपर बताया था 3 पॉइंट, उन सब पर डाइल्यूशन का इफेक्ट देखेंगे। यहाँ पर मैंने 3 लिखवाया था, एक था स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दूसरा था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तीसरा है मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, मतलब पानी डाल रहा है सोल्यूशन में। ठीक है, तो अगर सॉल्वेंट इंक्रीज करोगे तो इन तीनों पर क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सही तुम्हें बताना है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो आ जाते हैं नंबर 1 पर, चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया नंबर 1, व्हेन इंक्रीज द डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, magnitude of a specific conductance decreases because number of ions in 1 centimeter cube volume of electrolyte decreases। तो देखो यहाँ पर बात कर रहा है कपा की। तो कपा क्या होगा, तुमने क्या किया, ये सोल्यूशन तुमने ले लिया, है ना, इसमें तुम वाटर डाल रहे हो। तो वाटर डालने पर क्या होगा बेटा, वाटर डालने पर इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कप्पा क्या होता है, टोटल कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। No, sir, clear आ रही है. क्लियर आ रहा है बेटा। देखो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ इसको, मैं यहाँ पर स्पेस लेकर यहाँ बता दे रहा हूँ, ऊपर स्पेस नहीं है, यहाँ देखो। तो कप्पा क्या होता है, कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सोल्यूशन, ये होता है बेटा। अगर तुम डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे तो डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, जो 1 ml सोल्यूशन है, 1 ml सोल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज जाएगा बेटा। डाइल्यूट करने पर क्या देखोगे, डाइल्यूट करने पर टोटल वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो उतना ही रहेगा। जैसे तुमने यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, तो 1 मोल इसमें डिजॉल्व है। वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो भी जो नंबर ऑफ मोल्स, जो नंबर ऑफ आयंस वो तो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो पर ml या पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएगा ना, है ना। तो ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन नंबर Yes, sir. ऑफ आयंस per unit volume decreases and hence conductance of 1 ml solution decreases, so hence specific conductance decreases। ठीक है, याद रखो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होगा। तो इतना याद रखना तुम्हें, कैसे डिक्रीज होता है बेटा। यहाँ पर रीजन लिखा गया, नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होगा, इसलिए कप्पा का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो बस केवल कप्पा का वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज होता है, बाकी जो दोनों चीजें बेटा वो इंक्रीज होगा। देखो यहाँ पर, ठीक है। तो आगे आते हैं यहाँ पर डाइल्यूशन पर। जो सेकेंड इफेक्ट है वो देखेंगे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर, मतलब लेमडा एम और लेमडा इक्यू। ठीक है, तो लेमडा एम और लेमडा इक्यू क्या होता है, दैट इज टोटल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, टोटल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो टोटल जो नंबर ऑफ आयंस है वो तो फिक्स है बेटा, है ना। जो नंबर ऑफ आयन सोल्यूशन में वो फिक्स है, केवल तुमने वॉल्यूम को इंक्रीज करा दिया है। तो यहाँ पे जो कटायन है या अनायन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, बस वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा बेटा, जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे कंडक्टेंस बढ़ जाता है बेटा, तो तुमने ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा है। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पढ़ा था बेटा क्लास 11th में ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अगर तुम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो अल्फा का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ आयंस और प्रोड्यूस हो जाएगा। डिक्रीज करने पर अगर तुमने वॉल्यूम कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया, है ना, तो अल्फा का वैल्यू बढ़ जाएगा। अल्फा वैल्यू बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस और प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस मैग्नीट्यूड ऑफ मोलर कंडक्टेंस, मतलब लेमडा एम, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मतलब लेमडा इक्यू। ठीक है, लेमडा इक्यू इंक्रीज जाएगा बिकॉज
नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने पर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, तो ये तुमने नोट कर लिया 2 पॉइंट। तो यहाँ तुम्हें तीन चीजें यहाँ पे नोट करना है बेटा। जो के है कॉपा वैल्यू है वो डिक्रीज होगा, लेमडा इक्यू और लेमडा एम ये दोनों क्या होगा बेटा, ये दोनों ही इंक्रीज होगा। तो ये पॉइंट तुम्हें नोट करना, दिमाग में बैठा लेना है। डाइल्यूट करने पर कप्पा डिक्रीज होगा, लेमडा इक्यू लेमडा एम इंक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट तुम्हें याद रखना है। थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है इसको ग्राफ से समझेंगे। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे तुमने ग्राफ प्लॉट किया है, ये है लेमडा एम मोलर कंडक्टेंस, इसका यूनिट दिया गया मोलर कंडक्टेंस का, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, यहाँ पर तुमने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लिया। ये जो केसीएल इलेक्ट्रोलाइट है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो CH3COOH है ये क्या है बेटा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब देखो किस पर ज्यादा इफेक्ट होगा डाइल्यूशन का। अगर तुम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो किसका लेमडा एम ज्यादा इंक्रीज होगा, किसका लेमडा एम कम इंक्रीज होगा, वीक। अब यहाँ पे देखो तुमने डाइल्यूशन मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ पर जाओगे तो स्क्वायर रूट सी का वैल्यू कम मतलब डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, है ना। तो अगर तुम डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो देखो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंडक्टेंस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है ना। देखो यहाँ पर शार्पली इंक्रीज हो गया। और अगर तुमने यहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, इनफाइनाइट यहाँ जीरो मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसका लेमडा एम वैल्यू भी इनफाइनाइट को पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ये केसीएल क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अगर तुम डाइल्यूट करोगे तो पहले से ही डिसोसिएटेड फॉर्म में है। जो केसीएल होगा, अगर तुम केसीएल को सॉल्यूशन में डालोगे तो ये तुरंत ही K प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। इस पर डाइल्यूशन का ज्यादा खास इफेक्ट नहीं होगा। मतलब डाइल्यूशन का इफेक्ट किस पर ज्यादा होगा, तो तुम्हें मालूम है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट तेजी से डिसोसिएट होगा, उस पर डाइल्यूशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तुमने लिया है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर डाइल्यूशन का इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो तुमने कंसंट्रेशन लिया है वो जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, जीरो कंसंट्रेशन मतलब क्या हुआ, जीरो कंसंट्रेशन, इसका मतलब हुआ ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। जीरो कंसंट्रेशन मतलब तुमने इलेक्ट्रोलाइट को डाला ही नहीं, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही कम है या नॉमिनल इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, सॉरी कंसंट्रेशन बहुत कम है, जीरो कंसंट्रेशन है और डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है। ठीक बेटा, जीरो मतलब जीरो, जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जीरो कंसंट्रेशन पर जो लेमडा एम आता है, लेमडा एम, उसको लेमडा नॉट एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेमडा जीरो एम। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। इसी को कहीं कहीं पर लेमडा इंफिनिटी एम लिखा रहता है, लेमडा इंफिनिटी एम। इसका मतलब क्या हुआ, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों सिंबल का मतलब समझ में आना चाहिए बेटा, ये फर्स्ट सिंबल और सेकंड सिंबल का मतलब। तो लेमडा जीरो मतलब जीरो कंसंट्रेशन, लेमडा इनफिनिटी मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो अगर जीरो लिखा हुआ था कंसंट्रेशन, अगर इनफिनिटी लिखा हुआ तो डाइल्यूशन अज्यूम करेंगे। तो अब यहाँ पर जो इक्वेशन ऊपर बनाएंगे हम लोग बेटा केसीएल, जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, है ना। तो यहाँ देखोगे बेटा कि जो लेमडा एम है, लेमडा एम वर्सेस, लेमडा एम वर्सेस कंसंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन का जो कर्व आएगा वो स्ट्रेट लाइन, तो जो कर्व आया स्ट्रेट लाइन है।
तो जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वो होता है बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो c क्या है, कांस्टेंट है, m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है, ठीक है, x यहाँ पर वेरिएबल है, y यहाँ पर फंक्शन दिया गया लेमडा m। तो लेमडा m तुमने ले दिया, y की जगह पे लेमडा m, x के जगह तुमने क्या ले दिया बेटा, x जगह पे तुमने ले दिया रूट स्क्वायर रूट ऑफ c। c। यहाँ पर जो स्लोप बेटा निगेटिव है या पॉजिटिव, स्लोप देखो लाइन का नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप ले लिया, यहाँ पर नेगेटिव तुमने ले लिया, यहाँ पर नेगेटिव b ले लिया, ठीक है, स्लोप का वैल्यू तुमने b का ज्यूम कर लिया। और यहाँ पर जो c है ना, तो c क्या होगा बेटा, जब ये लाइन इसको टच करेगा, इसको यहाँ पर क्रॉस कर कट कर रहा है, तो कब ये कट करेगा बेटा, यहाँ पर ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर जीरो कंसंट्रेशन पर केसीएल इस वाई एक्सिस को कट करेगा, जीरो लैम्डा कंसंट्रेशन नॉट m। तो जीरो कंसंट्रेशन मतलब लेमडा नॉट m होगा ये, है ना, जो c है c का वैल्यू होगा लेमडा नॉट m, ठीक है। तो यही इक्वेशन ऊपर बनाकर लिखा गया है, देखो, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू वेरी with concentration according to the equation lambda mc lambda not m minus b under root c। कहीं कहीं पर कैपिटल भी लिखा था, कहीं पर स्मॉल भी, कोई दिक्कत नहीं, मैं स्मॉल भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो लेमडा सी मतलब गिवन कंसंट्रेशन, ठीक है, अगर सी लिखा हुआ है तो ये डाइल्यूट कंसंट्रेशन, ये गिवन कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर तुम लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जनरली सी नहीं लिखा जाता, सी को मैं हटा दे रहा हूँ। सो लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा नॉट एम, इसी को रीअरेंज करो इस इक्वेशन को, लेमडा नॉट एम माइनस स्मॉल बी स्क्वायर रूट ऑफ सी। तो ये इक्वेशन केवल और केवल किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है बेटा, केवल और केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। स्ट्रॉन्ग, हाँ, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। अब इस इक्वेशन बोलते हैं डिबाई हकल ओंसागार इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा अजीब सा नाम है, तो डिबाई हकेल ओंसागार इक्वेशन, तो नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है तो मैं लिख दे रहा हूँ, ये ओंसागर है। इस इक्वेशन को डिबाई हकेल ओंसागर इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है सर बी क्या है यहाँ पे, बी यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ये है, ये जो लाइन है इसका स्लोप है, और ये तुम्हें नहीं मालूम, ठीक है। इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल नहीं देगा, क्योंकि डिबाई हकल ओंसागार इक्वेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। आगे जब तुम पढ़ोगे केमिस्ट्री अगर आगे लेते हो तो वहां पर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये तुम हमारे सिलेबस में नहीं है डिबाई हकल ओंसागार इक्वेशन, बस केवल इसका इक्वेशन तुम्हें याद रख लेना है। ये इक्वेशन होता है क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा गया है, ठीक है। तो ये केवल इक्वेशन तुम्हें याद रखना है। क्या होता है, ये ग्राफ एनसीईआरटी का मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया है, तो ये एनसीईआरटी का ग्राफ है। तो ग्राफ तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे जाएगा। मान लो अगर तुम्हें एक क्वेश्चन में पूछ दिया, ठीक है, क्वेश्चन में दो ग्राफ पूछ दिया, यहाँ पर इस तरह से मैं एक ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ, तो जो फर्स्ट ग्राफ है इस तरह से दे दिया गया। तो यहाँ पर ये सॉल्ट, यहाँ पर लेमडा एम दिया गया है, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ सी दिया गया है ना। तो ये सॉल्ट दिया गया, सॉल्ट ए, दूसरा सॉल्ट दिया गया, यहाँ पर सॉल्ट दिया गया है बी, ये बी दिया गया है, तीसरा सॉल्ट दिया गया यहाँ पर सॉल्ट सी दिया गया है, ठीक है। ए बी सी तीन सॉल्ट दिया गया है यहाँ पर, ठीक बेटा, ए बी सी तीन सॉल्ट दिया गया। यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्ट, विच वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड विच वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अरेंज द वीकर टू स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट। सर सी लेस देन बी लेस देन ए, तो यहाँ पर कौन सा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट होगा, कौन सा वीकर इलेक्ट्रोलाइट, तुम्हें मालूम करना है यहाँ पर। तो देखो बेटा, तो अगर कंसंट्रेशन तुम डिक्रीज करोगे, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर लैम्डा तेजी से इंक्रीज होगा, वो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जो सबसे नीचे होता है बेटा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, जिसका कंसंट्रेशन तेजी से इंक्रीज हो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा।
तो ए क्या वीकेस्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसमें तुम स्लोप देखोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो जो बी है, बी का स्लोप ज्यादा नेगेटिव है, मतलब तेजी से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना। इसका मतलब अगर इसका तुम स्ट्रेंथ निकालोगे तो बी इज लेस स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट देन सी। यहाँ पे बी आएगा, फिर यहाँ पर सी आएगा। एक और पूछ दे इस तरह से, सर। इस तरह से पूछ दे यहाँ पर डी हो जाए तो डी स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, मतलब इससे डायल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं है। सर होता है ऐसा कोई सॉल्यूशन? बिल्कुल ठीक है बेटा, तो आगे चले। सर लास्ट पॉइंट दोबारा बताना, क्या बताया आपने स्ट्रेट लाइन का? ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा नहीं है। तुमने यहाँ पे स्मॉल रेंज है तो तुमने इस लाइन को थोड़ा सा छोटा सा देखा है ना। तो अब यहाँ पे क्या स्लोप बहुत कम तुम्हें दिख रहा है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन तुम्हें दिख रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख रहा है। तो स्ट्रेट लाइन तो तीनों 1 2 3 है ना, सी बी डी तीनों ही स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो स्लोप है सबसे कम है। जितना कम स्लोप होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो अगर पूछा जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप। तो स्लोप जितना कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप सबसे कम है, यहाँ पे स्लोप बढ़ेगा, यहाँ स्लोप और बढ़ेगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बेटा, जहाँ पे स्लोप सबसे कम होगा। तो यहाँ पे स्लोप ऑलमोस्ट ना 0 है। और फिर इसके बाद बी, मैं केवल कंपैरिजन कर रहा हूँ, यहाँ पर जीरो होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा बहुत आएगा। लेकिन तुम यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा नहीं दिया गया है। तो यही कहने का मतलब है, समझ में आ गया होगा। किसी कोई डाउट है इसमें? नो सर। आगे No है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैसे निकालोगे? अगर कोई सॉल्ट दिया गया उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालोगे? सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड डिवाइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। ये होता है, ये तुमने क्लास 11th में पढ़ा होगा, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस, है ना, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। तो तुमने n प्लस n अल्फा डिवाइड बाई अल्फा करके इस तरह से कुछ निकाला था, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ तरह से तुमने निकाला था। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयन, जितना आयन डिसोसिएट होगा वही इसका कंडक्टेंस आएगा बेटा। तुम्हें मालूम है जो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस है ना, वो नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करेगा। जितना यहाँ पर आयंस होगा, ठीक है, जितना यहाँ पर आयंस होगा उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस होगा। तो नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस इज इक्वल टू लैम्डा सी एम हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। तो ये कैसे निकालोगे, इसको इन्फिनिटली डाइल्यूट कर दो। जब इसका डाइल्यूशन इन्फिनाइट हो जाएगा तो जितने भी आयन से पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। जो ए बी है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस बना लेगा, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ आयंस, जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस होता है वो तुम्हें मिल जाएगा। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस कब मिला, जब तुमने डायरेक्शन को इनफाइनाइट कर दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा नॉट एम, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस, डिसोसिएटेड मोल्स, मैं लिख दे रहा हूँ मोल्स, इज प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा सी एम एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम, ठीक है। तो इसका रेशियो लोगों तो क्या आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू द लैम्डा एम डिवाइड बाय लैम्डा नॉट एम। तो इस फॉर्मूले को तुम्हें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे हम लोग यूज करेंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा इसी से देखेंगे। फलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका स्पेलिंग भी बहुत ही अजीब सा है ना। तो फलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन क्या होता है? देखो बेटा, फलराज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया एक रूल, ठीक है, कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दें, उसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम रखें, तो जो आयंस है वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेगा। मान लो तुमने यहाँ पर KCl ले लिया, KCl, ठीक है। तो KCl को तुमने डिजोल्व कर दिया, क्या बनाएगा, K प्लस Cl माइनस।
अगर इसका कंसंट्रेशन तुमने इनफाइनाइट कर दिया तो जो K प्लस और Cl माइनस दोनों ही इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेगा, मतलब K प्लस Cl माइनस से इंटरेक्ट नहीं करेगा, Cl माइनस K प्लस से इंटरेक्ट नहीं करेगा। ऐसा तुम्हें लगेगा कि जो Cl माइनस है वो अकेला सोल्यूशन में तैर रहा है और जो K प्लस है वो अकेला सोल्यूशन में यहाँ पर तैर रहा होगा। ठीक है, तो K प्लस और Cl माइनस इंडिपेंडेंट माइग्रेट करेगा, इसलिए इस रूल का क्या नाम दिया गया बेटा? फर्राश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग at infinite dilution conductance of any electrolyte is the sum of contribution of its constituent ions in anion and cations. For the electrolyte of type AXB BY we have lambda not m। तो यहाँ देखो बेटा, इसको छोड़ दो, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ यहाँ पर KCl। ठीक है, तो KCl का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लेमडा m निकालना है। सो लेमडा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर KCl। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस ऑफ KCl दैट विल बी इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस ऑफ K प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसी तरह तुमने दूसरा कोई सॉल्ट ले लिया, BaCl2 ले लिया, BaCl2, तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्वाइस हो जाएगा Cl का। मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम 2 प्लस प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये है फर्राश लॉ, बहुत ही आसान लॉ है बेटा, इसको याद कर लेना है। एक चीज और तुम्हें बताना है बेटा, रिलेशन बिटवीन इसको नोट कर लो, रिलेशन बिटवीन लेमडा m एंड लेमडा EQ। ठीक है, लेमडा m और लेमडा EQ में क्या रिलेशन होगा? तुम कैसे निकालोगे कि लेमडा m इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ लेमडा EQ? ठीक है, डिवाइड कर देंगे दोनों के फॉर्मूला को, तो यहाँ हाँ बिल्कुल डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा है ना, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेमडा EQ। ठीक है, तो लेमडा EQ मैं डिराइव कर दे रहा हूँ यहाँ पर, क्या हो गया, लेमडा EQ इज इक्वल टू kappa मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलिटी। ठीक है, तो नॉर्मलिटी तुम्हें मालूम है, नॉर्मलिटी क्या होता है? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई मोलरिटी। तो इसको लिख देते हैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई मोलरिटी। ठीक है, तो लेमडा EQ इज इक्वल टू 1 बाई n फैक्टर, ये n फैक्टर है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, kappa मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई m। ये जो सेकंड टर्म है क्या बेटा? ये लेमडा m है, एंड देखो यहाँ पर मोलरिटी kappa मल्टीप्लाइड 1000 डिवाइड बाई m कि मोलर कंडक्टेंस है, तो लेमडा EQ इज इक्वल टू 1 बाई n मल्टीप्लाइड बाई लेमडा m। सो फ्रॉम हियर लेमडा m इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई लेमडा EQ। तो ये इसको नोट कर लोगे। ठीक है, जो रिलेशन इसको नोट कर लोगे। सर 1 मिनट कर रहे हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ क्लैरिटी के लिए, वेयर n इज इक्वल टू n फैक्टर। डन सर। ओके, तो आगे हम लोग पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ फर्राश लॉ। इसका यूज क्या है, कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, एग्जाम्पल इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 4 एप्लीकेशन है। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ लेमडा m,
डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, फोर्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट इज Kc, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। इन चारों को हम लोग क्लोरोस लॉ से निकालेंगे। तो नंबर 1 देख लेते हैं बेटा, है ना। तो नंबर 1 है डिटर्मिनेशन ऑफ लेमडा नॉट एम ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है तो लेमडा नॉट एम कैसे निकालोगे, ठीक है। तो लेमडा नॉट एम मान लेते हैं हमको दिया गया है CH3COOH, इसका लेमडा नॉट एम निकालना है ना। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, यहाँ पर जो दोनों आयंस दिए गए हैं उसका अलग अलग लेमडा नॉट दिया गया। लेमडा नॉट CH3CO माइनस मान लेते हैं, ये दिया गया है X, ठीक है। लेमडा नॉट H प्लस ये मान लेते हैं Y दिया गया है। तो लेमडा नॉट CH3COOH कैसे निकालोगे बेटा, इट इज इक्वल टू लेमडा नॉट ऑफ X प्लस Y CH3CO माइनस प्लस लेमडा नॉट ऑफ H प्लस, दोनों को रख देंगे, है ना। दैट इज X प्लस Y। तो ये तो हो गया तुम्हारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पर दिया गया है, इसका लेमडा नॉट और इसका लेमडा नॉट अलग अलग दिया गया, दोनों सम कर दो आ जाएगा। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड में कैसे निकालोगे, देखो बेटा यहाँ पर अलग अलग सॉल्ट का दिया रहेगा। जैसे मान लो एक सॉल्ट दिया गया है CH3COONA, ठीक है। अच्छा सर, जैसे हेक्लो में क्या था, बिल्कुल उसी तरह से करोगे। तो CH3COONA इसका लेमडा नॉट दिया गया है, ठीक है। लेमडा नॉट ऑफ CH3COONA इट इज इक्वल टू X। दूसरा दिया गया हो लेमडा नॉट ऑफ HCl, ठीक है, HCl इट इज इक्वल टू Y। एक और दिया गया है लेमडा नॉट ऑफ NaCl, ठीक है, लेमडा नॉट ऑफ NaCl दैट इज इक्वल टू Z। तो अब इन तीनों को कंबाइन करके CH3COOH का लेमडा नॉट निकालना है। इनफाइनाइट रोटेशन पर इसका लेमडा नॉट निकालना है, X प्लस Y माइनस Z, ठीक है। तो इन तीनों को इस तरह से अरेंज करोगे ताकि CH3COH आ जाए, है ना। तो लेमडा नॉट कर देते हैं बेटा, ठीक है। CH3COOH इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लेमडा नॉट ऑफ H प्लस, मतलब ये निकालना है, इन दोनों आयंस का सम निकालना है, ठीक है। तो अब XY क्या है इसको लिख लेते हैं। तो X इज इक्वल टू CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, ठीक है। Y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, Y यहाँ पर लेमडा नॉट कर दो, लेमडा नॉट लेमडा नॉट प्लस लेमडा H नॉट प्लस Cl प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस, ठीक है। Z को लिख देते हैं यहाँ पर, Z इज इक्वल टू लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है बेटा, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करके Z को सेपरेट कर दो। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो एक Na प्लस मिल जाएगा एक्स्ट्रा और एक Cl माइनस मिल जाएगा, ठीक है। तो Na प्लस और Cl माइनस को हटाना है, तो Na प्लस Cl माइनस कहाँ से मिलेगा बेटा, थर्ड में Z में। तो Na प्लस Cl माइनस यहाँ सेपरेट कर दोगे तुम्हें मिल जाएगा, है ना। तो फ्रॉम हियर लेमडा नॉट ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू X प्लस Y माइनस Z। ये अगर तुम्हारा इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड ज्यादा पूछता है, ये मालूम होना चाहिए कैसे निकालोगे। ओके सर, हो गया। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखवाया था, वही फॉर्मूला यहाँ पर दोबारा लिख दिया गया, नंबर ऑफ आयनाइज्ड आयन मॉलिक्यूल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसॉल्व्ड, ठीक है। लेमडा m डिवाइड बाय लेमडा इनफिनाइट m, जीरो कंसंट्रेशन पर इसका मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो जो लेमडा इनफिनाइट m है कैसे निकालोगे, खोल्ड्रास लॉ से निकालोगे, यहाँ रख दोगे, तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा अल्फा का वैल्यू। सेकंड तो ऐसे ही हो गया। आ जाते हैं थर्ड पर। थर्ड एप्लीकेशन यहाँ पर है डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट Kc, ठीक है। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है
उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालोगे? मान लेते हैं यहाँ पे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है HA, जब इसको डिसोसिएट कराओगे सल्फर में डालोगे तो क्या बनाएगा? H+A- देगा। तो इनिशियली तुम्हारे पास केवल HA है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन तुमने C ले लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा? 0 0। तो टाइम t इक्वल टू t पर इसका कुछ पार्ट डिसोसिएट होगा, तो C1 माइनस अल्फा, C अल्फा होगा ये, ठीक है। तो अगर Kc तुम्हें निकालना हो, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H, ये लिखते हो, ठीक है। सो फ्रॉम हियर यस Kc सर। H प्लस A माइनस का वैल्यू यहाँ रखोगे, C अल्फा मल्टीप्लाइड बाई C अल्फा डिवाइड बाई C टाइम्स 1 माइनस अल्फा। एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, एक C बच जाएगा, C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। तो ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर रखा गया है। तो Kc इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, और अल्फा तुमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, देखो अल्फा का वैल्यू ये होता है, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फ्रॉम हियर Kc इज इक्वल टू C टाइम्स अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू लेमडा m डिवाइड बाई लेमडा नॉट m स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस लेमडा m डिवाइड बाई लेमडा नॉट m, ठीक है। बस ऊपर का वैल्यू जो अल्फा का वैल्यू है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आ जाएगा। और लेमडा 0m कैसे निकालोगे? और रॉस लॉ से निकालोगे। ये थर्ड एप्लीकेशन है। ओके सर। लास्ट एप्लीकेशन, इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? जैसे कोई सॉल्ट है, तुमने उसको डिजॉल्व कर दिया, ठीक है। डिजॉल्व करने पर जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है वो C है। तो C क्या है यहाँ पर? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। तो अगर लेमडा m निकालते हो, लेमडा m इज इक्वल टू, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है लेमडा m का, K मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी। मोलरिटी होता क्या बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, है ना। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। अगर तुम इनसॉल्युबल सॉल्ट लोगे तो वहां पर मोलरिटी क्या होता है? कंसंट्रेशन हो जाता है, ठीक है। मोलरिटी उसका सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी तुमने S ले लिया, या फिर यहाँ पर C लेते हो, C ले लिया। जनरली हम लोग C लेते हैं तो S लेते हैं, तो S लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज S, तो यहाँ पर S में लिख दे रहा हूँ, और ये भी क्या हो जाएगा? S, ठीक है। इसको मैं S कर दे रहा हूँ। Where S is the solubility of salt in mole per liter. Solubility of salt in mole per liter, ठीक है। तो ये तुमने कौन लिख लिया यहाँ पर? तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी मिल गया C। सॉल्युबिलिटी क्या होगा? और लेमडा नॉट m कैसे निकालोगे? लेमडा नॉट m आएगा, लेमडा नॉट m इक्वल टू फॉलोरॉस लॉ से आएगा ये, ठीक है। तो लेमडा प्लस प्लस लेमडा माइनस से निकल आएगा। लेकिन तुम्हें निकालना क्या बेटा? सॉल्युबिलिटी नहीं निकालना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। अगर तुम्हें सॉल्युबिलिटी मालूम है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी तो आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इनसॉल्युबल सॉल्ट है AgCl, जब AgCl को डिजॉल्व करोगे तो क्या बनाएगा? Ag प्लस प्लस Cl माइनस, है ना। तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी होगा, जो Ksp होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू, है ना, दैट इज सॉल्युबिलिटी स्क्वायर, ठीक है। ये तो होता है बेटा, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी स्क्वायर। अगर मान लो तुमने दूसरा कोई सॉल्ट ले लिया, मान लो यहाँ पर AS2S3 ले लिया, तो यहाँ पर Ksp कितना निकाला था? Ksp इज इक्वल टू 108 सॉल्युबिलिटी पावर 5, ये निकाला था ना। एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूँ। चलो मैं AS2S3 का निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। AS2S3 अगर इसको डिजॉल्व करोगे तो क्या देगा? ट्वाइस AS। सर Ag और Cl की SS दे रखी हो। सॉल्युबिलिटी इसका S है, अगर सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी S है तो जितना सॉल्युबिलिटी उतना ही तो डिजॉल्व होगा। ओके सर, ओके। हाँ, तो यहाँ देखो, मैं इस एग्जांपल से पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। AS2S3 जब इसको डिजॉल्व करोगे तो 2 टाइम्स आर्सेनिक 3 प्लस प्लस 3 टाइम्स सल्फाइड आयन मिलेगा, ठीक है। इनिशियल नंबर ऑफ में तुमने A लिया तो ये दोनों 0 0 होगा, ठीक है। तो ये सॉलिड होता है, ये दोनों एक्वस होते हैं, ठीक बेटा।
तो जब इसको डिजॉल्व कर ले जाओगे, जितना सॉल्युबिलिटी उतना ही सॉल्ट डिजॉल्व होगा बेटा। मान लेते हैं इसका सॉल्युबिलिटी, लेट्स सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू एस, जितना सॉल्युबिलिटी उतना डिजॉल्व होगा, तो ए माइनस एस। ठीक है, तो अब 1 मोल में से 2 मोल एस बनेगा, तो अगर सॉल्युबिलिटी एस है तो ये 2s हो जाएगा। 1 मोल में से 3 मोल एस 2 माइनस बनेगा, 3s हो जाएगा। ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी यूनिट होगा KSP, KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ AS3 प्लस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस होल क्यूब, और डिवाइड बाई, ये तो सॉलिड है तो सॉलिड का 1, या तो इसको इग्नोर कर दो, इसका वैल्यू यहाँ रखोगे। KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ AS3 प्लस दैट इज 2s स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3s क्यूब। ठीक है, सो KSP इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी पावर 5। ठीक है, सॉल्युबिलिटी पावर 5, सॉल्युबिलिटी पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यूब। तो KSP इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मतलब हो गया 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 9। ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 27, तो जाएगा 108 मल्टीप्लाइड बाई सॉल्युबिलिटी पावर 5। ठीक है, ये 5 है, 5, तो ये आ जाएगा। अब तुमने सॉल्युबिलिटी ऊपर से निकाल लिया बेटा, देखो सॉल्युबिलिटी तुमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी को यहाँ रख दोगे तो KSP आ जाएगा, है ना। सर हाँ बोलो। सर जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है वो एक बार बताना, लैम्डा नॉट वाला। बता रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला, यस सर। तो ये फॉर्मूला तुमने बहुत ही स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, देखो यहाँ पर लेमडा m इज Okay. इक्वल टू k टाइम 1000 m, ये लिखा था। अगर इनफाइनाइट डायल्यूशन कर दिया जाए, इनफाइनाइट डायल्यूशन पर, ठीक है, तो यहाँ तुम लेमडा 0 लिख दोगे, लेमडा 0 m, और m क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और Yes, स्पार्कली sir. सॉल्युबल सॉल्ट के लिए जो कंसंट्रेशन था वही सॉल्युबिलिटी होता है। स्पार्कली सॉल्युबल सॉल्ट है तो जो S क्या है बेटा, कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला ऊपर वाला यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ओके सर। और किसी कोई डाउट है? नो सर। डाउट नहीं है तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो सबका, तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये तुमसे खुद हो सर जाएगा। आगे के दिखाना सर, 2 और, मतलब जितने भी हो, ये तो हो गए। ये हो गया, ये देखो, ये भी हो गया, इसको देखो, ये बस भी हो एक गया। और क्वेश्चन है। सर ठीक है? 1 2 दिखाना एक बार। 1 2 देख लो। ओके सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग क्या पढ़ोगे मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा तुम लोग